Now today's topic is the disturbance of rumen function. रुमिनेंट्स में जो रुमन होता है उसमें जो भी डाइट हम कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो डाइजेशन होता है उसका, तो उसमें नॉर्मली ग्लूकोज नहीं बनता। तो रुमिनेंट्स में एक एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है जिससे, और साथ में एम्डन मेयरहॉफ पाथवे होता है, साथ में हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट होता है। और उसमें क्या होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट डाइट है दैट कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड एंड वोलेटाइल फैटी एसिड्स। वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो हैं वो प्रोपियोनेट है, ब्यूटायरेट है और एसीटेट है। जो लैक्टिक एसिड बनता है वो भी फर्दर कन्वर्ट होता है प्रोपियोनेट में। तो ये पूरी जो प्रोसीजर है ये आप मेरे एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन रुमिनेंट्स। आप उसमें देख सकते हैं और पहले आप उसको समझ सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को आप वॉच करें। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको बेसिक मेटाबॉलिज्म पता है तो आप जो एक्यूट रूमन इंडाइजेशन है या ब्लॉट है या यूरिया टॉक्सिसिटी वगैरह है इसको समझ पाएंगे। तो जब भी मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा एक्यूट रूमन इंडाइजेशन। एक्यूट रूमन इंडाइजेशन में क्या होता है कि जब भी आप ऐसा डाइट देते हैं जो कि हाई ग्रेन डाइट हो, जिसमें स्टार्च ज़्यादा हो, जिसमें ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो और रफेज कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है, रफेज का क्वांटिटी कम हो, तो होगा क्या, होगा ये कि सडन कार्बोहाइड्रेट डाइट देने से, सडन इंक्रीज इन द कार्बोहाइड्रेट डाइट देने से लैक्टिक एसिड सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी डाइट ऑफ रुमिनेंट चेंज करें तो धीरे धीरे करें। तो सडन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देने से लैक्टिक एसिड सिंथेसिस ज़्यादा होगा, तो लैक्टिक एसिड रूमन में डिपॉजिट होगा और रूमन में रूमिनल एसिडोसिस करेगा। नॉर्मल पीएच जो रूमन का होता है वो 6.2 या 3 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक चला जाता है। लेकिन लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन में पीएच 5 से भी कम हो जाता है। तो जब लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होता है तो ऐसे बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करते थे, सडन पीएच चेंज होने पर लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है प्रोपियोनेट में। ये भी आप मेरे पुराने वीडियो में चेक कर सकते हैं इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रुमिनेंट्स में। तो लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है प्रोपियोनेट में, और जब प्रोपियोनेट बनता है तो इसको बनाने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, पर बहुत ज़्यादा एसिडिटी के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो बैक्टीरिया की ये खासियत है कि वो धीरे धीरे करके ग्रो होंगे, धीरे धीरे करके जो है लैक्टिक एसिड का एब्जॉर्प्शन करेंगे। पर सडन ग्रेन की डाइट देने पर, सडन कार्बोहाइड्रेट देने पर क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो है कन्वर्ट नहीं हो पाता और लैक्टिक एसिडोसिस होता है। और जब भी लैक्टिक एसिडोसिस होता है और लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रूमन में वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन से वाटर एब्जॉर्प्शन होने पर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लग जाएगा, एनिमल डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए और जो ट्रीटमेंट है हमें एनिमल का वो देना चाहिए जिसमें एसिडिटी कम की जा सके, यानी कि बाइकार्बोनेट्स आयन वगैरह जो है वो देना चाहिए। और साथ में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लगा है तो शॉक को रिलीव करने के लिए हमें जो 5% ग्लूकोज वगैरह है ये देना चाहिए। इसमें जब भी लैक्टिक एसिडोसिस होती है तो हमें पता है कि एसिडिटी बढ़ेगी, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो फॉलो करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम बेस दें उसको, ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयंस दें। ओके, तो इस टाइप से इसको हम कहते हैं एक्यूट रूमन इंडाइजेशन। इसका जो फर्दर ट्रीटमेंट वाला पोर्शन है वो मैं अलग वीडियो में शेयर करूँगा। नाउ सेकेंड रूमिनल डिस्टर्बेंस होता है ब्लॉट। क्या होता है कि जब भी कार्बोहाइड्रेट डाइट ली जाती है इन केस ऑफ रूमिनेंट्स, तो इसमें डिफरेंट टाइप के कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और मीथेन बनती है। मीथेन का कंसंट्रेशन
40% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन 60% होता है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, इसका कंटिन्यूसली इरेक्टेशन होता है, एनिमल इरेक्ट करके बाहर उसको निकाल देता है। पर कभी कभी क्या होता है, द इरेक्टेशन जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। When the process is blocked, gas produced by the ruminal microbes cannot escape and the pressure is increased which causes acute tympani। अब ये जो ब्लॉकेज है कि क्यों इरेक्टेशन नहीं हो पा रहा है, ये दो अलग अलग टाइप के ब्लॉट होने से होता है। एक तो सिंपल ब्लॉट जिसमें कि फ्री गैस होती है, और एक होता है फ्रॉदी ब्लॉट। तो सिंपल ब्लॉट का एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई चोकिंग हो गई हो इसोफेगस वगैरह में, तो गैस रिलीज़ नहीं हो रही हो, या फिर जो है सडन बहुत ज़्यादा ऐसे माइक्रोब्स ग्रो हो गए हों, या कोई ऐसी डाइट ले ली हो, जैसे लैक्टिक एसिडोसिस वगैरह में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस रुमेन हो जाता है। तो अल्टीमेटली सिंपल गैस रिलीज़ नहीं हो पाती। और फ्रॉथी ब्लॉट कैसे बनता है उसकी थोड़ी मैकेनिज़्म आपको बताता हूँ। फ्रॉथी ब्लॉट तब बनता है जब लेग्यूमिनस प्लांट कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो जब केटल्स को फेड लॉट एरिया में बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है, जिसमें वो लेग्यूमिनस प्लांट का कंजप्शन ज़्यादा करता है, तो जो सॉल्युबल प्लांट प्रोटीन्स हैं वो फ्रॉथ में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि ये गैस बबल के साथ में रिएक्शन करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो ये होती है फ्रॉथी ब्लॉट। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा ये है कि देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डेक्स्ट्रेन स्लाइम बाय द एमाइलोलाइटिक बैक्टीरिया इन द रूमन। तो एमाइलोलाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो एमाइलेज का डाइजेशन करते हैं, डेक्स्ट्रेन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी आपस में मिलके फॉर्म बनाता है। डेक्स्ट्रेन उस गैस के साथ मिलके फॉर्म बनाता है। तीसरा और भी रीज़न हो सकता है, अ प्लांट एंजाइम पेक्टिन एंड पेक्टिन मिथाइल एस्ट्रेज। क्या नाम है एंजाइम का? पेक्टिन एंड पेक्टिन मिथाइल एस्ट्रेज। ये क्या करता है, एक्ट ऑन द पेक्टिन टू रिलीज पेक्टिक एंड गैलेक्टोन्यूरिक एसिड। तो पेक्टिन पे रिएक्शन करने पर पेक्टिक और गैलेक्टोन्यूरिक एसिड बनता है, which increases the viscosity of ruminal fluid resulting in the formation of stable form। तो ये जो पेक्टिक है और गैलेक्टोन्यूरिक एसिड है, ये विस्कोसिटी बढ़ाता है रुमिनल फ्लूइड की, और जो है स्टेबल फॉर्म बन जाता है। कभी कभी इन सब कंडीशन में अगर आप माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ गई है, तो आप ऐसी कंडीशन में अगर टैनिक एसिड दे देते हैं तो ये एक एंटी ब्लॉट की तरह काम करेगा। या फिर आप कोई आयनाइजिंग डिटर्जेंट या सर्फेक्टेंट दे देते हैं, जैसे कि सोडियम एल्काइल सल्फोनेट वगैरह। तो ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स वगैरह जो रहते हैं, इससे भी जो और सर्फेक्टेंट जो रहते हैं, ये फोम को जो है डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये है ब्लॉट। नाउ अब मैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक डिस्कस करूँगा इन द डिस्टर्बेंस ऑफ रूमिनल फंक्शन। तो इसमें लास्ट है यूरिया पॉइजनिंग। तो एनिमल जो रूमिनेंट्स हैं उनकी डाइट में प्रोटीन्स होते हैं, साथ में जो नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजन्स वगैरह हैं वो होते हैं, यूरिया होता है। तो ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं यूरिया में। और यूरिया जो होती है वो भी कहीं ना कहीं यूरिया खुद भी जो है नॉन नाइट्रोजनस प्रोटीन देती है, और नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजन देती है, जो कि बाद में अमोनिया में कन्वर्ट होती है। और ये जो अमोनिया है ये अदर एमिनो एसिड्स बनाते हैं, और एमिनो एसिड्स जो होते हैं कहीं ना कहीं बॉडी प्रोटीन्स, टिश्यू मेटाबॉलिज्म में बॉडी प्रोटीन्स बनाते हैं। और एक्सेस ऑफ अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होती है, और एक्सेस ऑफ यूरिया जो होती है वो जो है किडनी के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो हमने लैक्टिक एसिडोसिस में पढ़ा कि रूमिनल पीएच जो है एसिडिक हो जाता है, तो यूरिया टॉक्सिसिटी होने पर जो पीएच होता है वो बेसिक हो जाता है।
तो इसमें आपको एक क्लू मिलेगा कि अगर हमारा लैक्टिक एसिडोसिस हो गया है तो हम सीधा रूमन में कोई बेस डाल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह जो है, या फिर हम खाने का सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोलते हैं उसको, आप वो दे देंगे तो बहुत जल्दी रिलीव हो जाएगा। साथ में आप ठंडा पानी पिला देंगे बहुत ज़्यादा एनिमल को, तो भी क्या होगा, जो माइक्रोब्स हैं वो उसका ग्रोथ कम हो जाएगा। वहीं आप यूरिया टॉक्सिसिटी में बहुत ज़्यादा बेस बन गया है, तो बेसिक को आपको वापस से नॉर्मल पीएच पर लाना है, एसिडिक बनाना है। तो आप इस कंडीशन में यूरिया टॉक्सिसिटी होने पर कोई भी एसिड दे सकते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड, यानी कि नींबू में होता है साइट्रिक एसिड हो गया, या फिर एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, या फिर लैक्टिक एसिड हो गया। तो इस टाइप से जो भी एसिड अवेलेबल है, वो आप विनेगार है जैसे, तो विनेगार भी साइट्रिक एसिड होता है, आप दे सकते हैं। तो हम यूरिया पॉइजनिंग में इस टाइप का एसिड देते हैं। तो टॉक्सिसिटी कैसे होती है कि नॉर्मली यूरिया भी जो है नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजन बनाता है एनिमल में, जो कि प्रोटीन बनाता है बाद में। पर जब कभी फीडिंग में एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ यूरिया दिया जाता है तो एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ अमोनिया बनता है। तो ये पाया गया है कि यदि आप किसी एक केटल को 116 ग्राम ऑफ यूरिया इंजेक्शन करवा देते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। और अगर आप जो स्मॉल लुमिनेंट्स हैं उनको अगर आप 10 ग्राम यूरिया इंजेक्शन करवाते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। एक्सेस ऑफ यूरिया से जो रुमिनल पीएच है वो बढ़ेगा, यानी बेसिक पीएच हो जाएगा। उससे जो अमोनिया है वो इजीली ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी। ऐसे में जो अमोनिया का कंसंट्रेशन होता है रूमन में, वो लगभग 80 मिलीग्राम पर ml तक रूमन में मिलता है। तो अगर 80 मिलीग्राम पर ml तक रूमन में अमोनिया मिलता है तो डेफिनेटली ब्लड में भी अमोनिया कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इस समय लीवर कोशिश करता है कि कैसे भी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करे। तो लीवर हमेशा अमोनिया को यूरिया में नॉर्मली भी कन्वर्ट करता है, पर सपोज़ कीजिए जब यूरिया कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगेगा कि अब अमोनिया जो है और यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, या लीवर उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अमोनिया जो होगी वो ब्लड में एक्यूमुलेट होगी। तो अमोनिया का ब्लड में जो वॉल्यूम है वो अगर 1 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज़्यादा होता है तो ये टॉक्सिक होता है। रूमन में अमोनिया का लेवल है 80 मिलीग्राम पर 100 ml, ज़्यादा होता है तो टॉक्सिक होता है, और ब्लड में 1 मिलीग्राम पर 100 ml हो जाए तो टॉक्सिक होता है। अमोनिया टॉक्सिसिटी होने से या हम कहें यूरिया टॉक्सिसिटी होने से सिम्टम्स हैं टिटेनिया आना, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, ब्लॉट होना, एक्सेसिव सलाइवेशन होना, एटेक्सिया होना, कन्वल्जन होना, बैलूनिंग होना, ये सारे सिम्टम्स मिलेंगे। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता तो 30 मिनट से लेकर 2.5 घंटे तक के बीच में एनिमल की डेथ हो जाती है। कॉमन ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? कॉमन ट्रीटमेंट होता है जस्ट ड्रेंचिंग ऑफ 20 to 40 लीटर ऑफ कोल्ड वाटर। ओके, ये क्यों दिया जाता है? बिकॉज इट इनहिबिट द यूरियोलाइटिक एक्टिविटी इन द रूमन। तो यूरियोलाइटिक एक्टिविटी इन द रूमन मतलब जो यूरिया से अमोनिया बनने का काम है जो माइक्रोब्स कर रहे हैं वो रुक जाएगा, तो ज़्यादा अमोनिया नहीं बनेगी। ये तो हो गया लोकल लेवल पर। ओके, आप मतलब तब तक ही ट्रीटमेंट दे सकते हो जब तक रूमन से ब्लड में अमोनिया नहीं गई। तो रूमिनल पीएच को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया एसिड आप दे सकते हो। अनदर अप्रोच इज टू ड्रेंच 4 to 5 लीटर ऑफ 10% एसिटिक एसिड टू न्यूट्रलाइज द रिलीजिंग अमोनिया। तो आप यहाँ एसिटिक एसिड दे सकते हो। तो इस टाइप से हम रूमिनेंट के रूमन लेवल पर जा कर के यूरिया टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर सकते हैं। नॉर्मली जो यूरिया दिया जाता है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहला। और दूसरा ये है कि जो अमोनिया है ये ब्लड में है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में अगर हम एसिटिक एसिड देते हैं तो जो एसिटिक एसिड के प्रोटॉन्स हैं वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे और अमोनियम कंपाउंड बनाएंगे। ये अमोनियम कंपाउंड जो होता है आयनाइजिंग कंपाउंड है, इसीलिए इसका डिफ्यूज़न नहीं हो पाएगा और अमोनिया जो है वो फ्री होती है।
फ्री होती है तो इजीली जो है रूमिनल वॉल से डिफ्यूज़ हो जाती है। तो इसीलिए एसिटिक एसिड दिया जाता है ताकि अमोनियम कंपाउंड बने और वो डिफ्यूज़ नहीं हो पाए। तो एसिटिक एसिड इज़ मोर गुड रेदर देन अदर एसिड्स लाइक साइट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड वगैरह जो है, इसलिए एसिटिक एसिड दिया जाता है। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर वगैरह में होता है। तो अल्टीमेटली ये टॉपिक एंड करता हूँ। द टॉपिक इज़ द डिस्टर्बेंस ऑफ रूमिनल फंक्शन।